हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से संबंधित आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंशों का हरण क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्यों किया जाता है, कंपनी द्वारा कब अंशों का हरण फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किया जा सकता है, साथ ही फॉरफीचर से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार जनरल एंट्रीज की जाती है। बहुत ही सरल एग्जाम्पल द्वारा प्रविष्टियां समझाई गई है। चलिए देखते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंशों का हरण। What is forfeiture of shares? Let's see. When a shareholder fails to pay one or more installment payable on the shares held by him, then his shares may be forfeited by the company after giving due notice of 14 days to the defaulter shareholder, if permitted by the article of company, and resolution of forfeiture of shares of respective defaulters is passed in the board meeting after 14 days. If the shareholders does not pay, company will forfeit his share and strike his name from the register of shareholder. In such a case, he loses not only all rights as a shareholder but also lose whatever amount he had already paid to the company on such shares. जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी द्वारा मांगी गई अलॉटमेंट और कॉल की राशि चुकाने में असमर्थ रहता है तो कंपनी को अधिकार है कि वह उस डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स के द्वारा धारित किए गए अंशों को हरण कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है। फॉरफिट करने से पहले कंपनी द्वारा डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स को 14 दिन का एक नोटिस दिया जाएगा। उस 14 दिन के नोटिस में 14 दिन के भीतर उस डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स को अमाउंट जो ड्यू है उसको भुगतान करने का टाइम मिलता है। 14 दिन के बाद भी यदि वो डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स अपना भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी को अधिकार है कि वह उस डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स द्वारा धारित किए गए अंशों को हरण कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है। कंपनी को फॉरफिट करने के लिए उनके जो राइट्स है वो आर्टिकल के अंदर है। यदि आर्टिकल में ऐसा कुछ प्रावधान है कि कंपनी द्वारा फॉरफिट किए जा सकते हैं अंश, तब कंपनी इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अंशों का हरण कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अंशों का हरण करने संबंधी प्रावधान कंपनी के आर्टिकल में होना आवश्यक है। प्रावधान होने के पश्चात कंपनी अपने संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित, रेजोल्यूशन पारित करती है और उस पारित करने के पश्चात जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसे 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन का समय पूरा होने के बाद भी यदि वह डिफॉल्टर शेयर होल्डर अपना भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी द्वारा उसके अंशों को फॉरफिट या उनके अंशों का हरण कंपनी द्वारा किया जा सकता है। शेयर फॉरफिट होने के पश्चात कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर से डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स जिसके अंशों का हरण किया गया है उसका नाम हटा दिया जाएगा और कंपनी का जो मेंबर के जो अधिकार होते हैं उन सब अधिकारों से विमुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स को उसके द्वारा कंपनी को दी गई राशि ऑलरेडी जो पेड है कंपनी को दे दी गई है वो राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं होगा। A valid forfeiture will have the following implications. First, the defaulter ceases to be the member of the company. Second, the defaulter continue to be liable for all amount which at the date of forfeiture were payable by him to the company in respect of the shares. Third, the defaulter is not entitled to a refund of the amount paid by him in respect of forfeited share. अंशों का हरण का क्या प्रभाव होगा? पहला प्रभाव तो यह होगा कि उसकी जो सदस्यता है मेंबर ऑफ द कंपनी वो सदस्यता उससे छीन जाएगी। सेकंड, वह फिर भी लायबल रहेगा अपनी लायबिलिटी जो कि उसको हरण करने से पहले हरण करते समय जो उसकी लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी बाद में भी बनी रहेगी उन अंशों पर अदत्त राशि भुगतान करने की जब तक कंपनी उन अंशों का री इश्यू नहीं करती है तब तक उस पर जो बकाया राशि है वो उस पर डिफॉल्टर शेयर होल्डर का दायित्व बना रहेगा। थर्ड वन इज डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स द्वारा जो भी राशि कंपनी को ऑलरेडी पेड की हुई है वह राशि वापस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा, रिफंड उसको वापस नहीं मिलेगा।
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर एक्स बाइज 100 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹100 per share. He pays only 50 on application and further he failed to pay allotment dues of Rs 30. Mr. X says that he is incapable of paying. The company gives him some more time to pay, but he still can't pay. The company seized his shares and he is no longer a shareholder of the company. He loses the amount paid on application. The seizures of shares is called share forfeiture. तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, मिस्टर एक्स 100 शेयर है और एबीसी लिमिटेड के हैं 100 रुपए का एक शेयर है, उसने 50 रुपए एप्लीकेशन का भुगतान कर दिया है। इसके बाद में अलॉटमेंट पर जो राशि ड्यू है 30 रुपए 30 रुपी, वो मिस्टर एक्स चुकाने में असमर्थ रहा है और उसने बोला कि मैं अलॉटमेंट की राशि चुकाने में असमर्थ हूँ, इनकेपेबल हूँ। कंपनी द्वारा उसको कुछ समय और दिया गया लेकिन फिर भी असमर्थ रहा है। कंपनी ने उसके बाद कंपनी द्वारा उसके अंशों को हरण कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। फॉरफिट करने के बाद मिस्टर एक्स अब उस एबीसी लिमिटेड में शेयर होल्डर नहीं है, उसके सदस्य नहीं है। मिस्टर एक्स द्वारा एप्लीकेशन पर 50 रुपए जो राशि चुकाई गई है वो राशि भी कंपनी द्वारा सीज कर ली गई है और अब उसे रिफंड भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये है फॉरफीचर का एक एग्जाम्पल। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट पार। तो एट पार सम मूल्य पर यदि अंश जारी किए गए हों तो उसकी क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकेंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा विद कार्ड ऑफ कैपिटल। उसके बाद में क्रेडिट करेंगे अपन शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड शेयर कॉल, और इसमें अमाउंट लिखना है अनपेड अमाउंट। हो सकता है कि अलॉटमेंट पर राशि नहीं चुकाई हो या फर्स्ट कॉल पर नहीं चुकाई हो या सेकंड कॉल पर नहीं चुकाई हो। तो जो अनपेड अमाउंट है जिसका जिससे भी संबंधित है, अलॉटमेंट से संबंधित है या फर्स्ट कॉल से संबंधित है, उसको क्रेडिट करना है और लास्ट में क्रेडिट करना है फॉरफीचर अकाउंट को, जो कि उस शेयर होल्डर से जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसे फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसी एग्जांपल की जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले करना पड़ेगा अपने को डेबिट शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट और टू फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट को, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कंपनी द्वारा मिस्टर एक्स को 100 अंश जारी किए गए और एक अंश का मूल्य है 100 रुपए, तो कुल अमाउंट हो गई 10,000 रुपए। लेकिन कंपनी ने द्वारा 10,000 रुपए नहीं मांगे गए, कंपनी द्वारा 50 रुपए मांगे गए और 30 रुपए मांगे गए। तो टोटल कितने रुपीज कॉल किया गया, 80 रुपीज। तो 80 रुपीज इंटू 100, तो अपने को डेबिट करना पड़ेगा 8,000 रुपए को। और इसके बाद में अलॉटमेंट पर कितना ड्यू है, अपने को ये देखना है अलॉटमेंट पर ड्यू कितना है। 30 रुपए ड्यू है, ओके, जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ रहा है। तो 100 अंश है, 100 इंटू 30, तो ये आएगा अपने पास 3,000 रुपए। और फॉरफीचर में जितने रुपए आ चुके हैं, 50 रुपए आ चुके हैं, तो 50 इंटू 100 अंश है इसके पास और 50 रुपए आ चुके हैं, तो 5,000 रुपए अपने कंपनी द्वारा रिसीव हो चुके हैं। तो 5,000 को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज जो महत्वपूर्ण है, अपने को शेयर कैपिटल को डेबिट कितनी राशि से करनी है, जितनी राशि कंपनी द्वारा कॉल की गई है उतनी ही राशि से डेबिट करना है। क्योंकि कंपनी द्वारा 50 रुपए तो पहले एप्लीकेशन पे लिए गए थे और उसके बाद में अलॉटमेंट पर 30 रुपए मांगे गए थे। तो कंपनी द्वारा 50 प्लस 30 80 रुपए मांग लिए गए हैं और 20 रुपए अभी तक नहीं मांगे हैं। तो जितने रुपए मांग लिए गए हैं उतनी ही राशि से शेयर कैपिटल को डेबिट करना है और अलॉटमेंट पर जितनी ड्यूज है उससे क्रेडिट करना है। और फॉरफीचर में जितने रुपए डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा आ चुके हैं उसे क्रेडिट करना है। फॉरफीचर की प्रविष्टि को इस प्रकार भी किया जा सकता है, शेयर कैपिटल अकाउंट या टू कॉल इन एरियर और टॉप फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में 8,000 को डेबिट करना है और कॉल इन एरियर 3,000 को क्रेडिट करना है और फॉरफीचर में 5,000 को
क्रेडिट करना है। तो ये दोनों सेम ही एंट्रियां हैं। यदि अपने को ये पता नहीं है कि जो अप्राप्य राशि है वो कहां से संबंधित है, तो अपन उसको कॉल इन एरियर लिख सकते हैं। Forfeited share originally issued at discount before the enforcement of Company Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 अंडर सेक्शन 53 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम के लागू होने की तिथि एवं उसके पश्चात तिथि को अंशों को बट्टे पर निर्गमित करना दंडनीय अपराध है। अतः बट्टे पर निर्गमित अंशों के हरण की प्रविष्टि अप्रासंगिक हो गई है, परंतु यदि कंपनी द्वारा 2013 के लागू होने से पूर्व की तिथि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 की पालना करते हुए कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया है, तो ऐसे निर्गमित अंशों का हरण अब किया जा रहा है तो निम्न प्रविष्टि प्रासंगिक है। कौन सी प्रविष्टि करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, और इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट और फॉर फीचर अकाउंट। बाकी अमाउंट वही आएंगे, केवल इसमें डिस्काउंट का अलग से लिखना पड़ेगा, क्रेडिट करना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। Forfeited shares originally issued at premium and the premium amount of forfeited share has not been received। तो कंपनी द्वारा अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है और जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसने प्रीमियम का भुगतान भी नहीं किया गया है, तब अपने को एंट्री करनी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल एंड टू फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में तो कम कैपिटल की राशि आ जाएगी, इसके अलावा जो बकाया प्रीमियम है अनपेड सिक्योरिटी प्रीमियम उसे भी अपने को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल को जो कि अनपेड है, सेकंड कॉल जो अनपेड है। इसके अलावा जो राशि प्राप्त हो चुकी है फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में ही थोड़ा सा करेक्शन किया है। मिस्टर एक्स द्वारा 100 शेयर्स बाय किए गए एबीसी लिमिटेड के और 100 रुपए का शेयर है, इस पर 20 रुपए प्रीमियम भी एक्स्ट्रा, टोटल 120 रुपए का शेयर है। एक्स द्वारा 50 रुपए एप्लीकेशन राशि चुकाई गई, इसके अलावा अलॉटमेंट पर 50 रुपए जिसके अंदर 20 रुपए शामिल है प्रीमियम के। तो कंपनी मिस्टर एक्स से कंपनी को अलॉटमेंट की राशि चुकाने में असमर्थ रहा है, तो इसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया। देखते हैं इसकी एंट्री। तो अपनी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करना पड़ेगा? देखिए 100 रुपए का शेयर है और 120 रुपए उस पर प्रीमियम है, 50 रुपए तो मांगे हैं एप्लीकेशन पर और 50 रुपए ही मांगे हैं अलॉटमेंट पर। तो 100 रुपए टोटल मांगे जा चुके हैं, जिसमें कैपिटल में जाने लायक है 50 रुपए तो एप्लीकेशन के और 30 रुपए, तो 8,000 रुपए तो कैपिटल में डेबिट करना पड़ेगा अपने को और 2,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है अपने को, ठीक है। और अलॉटमेंट पर 50 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए क्रेडिट करेंगे और जो रुपए आ चुके हैं वो भी 5,000 रुपए एप्लीकेशन मनी आ चुकी है 50 रुपए के हिसाब से एक्स द्वारा, तो उसे भी अपन फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगली कंडीशन है अपनी forfeited share originally issued at premium and the premium amount of the forfeited share has been fully received by the company। तो कंपनी द्वारा प्रीमियम की राशि जो मांगी गई थी प्राप्त हो चुकी है और उसके बाद कंपनी द्वारा डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स के अंशों का हरण किया जा रहा है, तो उसमें जो एंट्री होगी वो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल और फॉर फीचर अकाउंट। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि प्रीमियम का कोई नाम ही नहीं है। यदि प्रीमियम प्राप्त हो चुका है तो अपन ये मानेंगे कि कंपनी का जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं वो प्रीमियम के बिना इश्यू किए गए हैं, ऐसा सोचकर अपने को एंट्री करनी है। और प्रीमियम नहीं है ये समझकर अपने को डेबिट भी नहीं करना है प्रीमियम को, क्योंकि प्रीमियम राशि आ चुकी है तो उसे भूल जाइए। अपने को नॉर्मल शेयर जैसे अपने फॉरफिट कर रहे हैं उसी अनुसार अपने को फॉरफिट करना है और जो राशि प्राप्त हो चुकी है उस अमाउंट में प्रीमियम की राशि को लेस करके लिखना है। इसमें प्रीमियम राशि शामिल नहीं होनी चाहिए फॉरफीचर अकाउंट में। फॉरफीचर अकाउंट में अपन जो राशि रखते हैं, राशि क्रेडिट करते हैं, वो राशि जो राशि प्राप्त हो चुकी होती है
उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो वो जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो आप उस प्रीमियम को उस अमाउंट रिसीव्ड में से लेस कर दीजिए और बाकी सेम एंट्री है। ओके।